अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। बात करेंगे आज इसराइल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ मैंने व्लॉग किया, आपको बताया कि इसराइल के कितने बुरे दिन चल रहे हैं। उनकी खुफिया एजेंसी जो मुसाद है उसका एक साबिक आला अफसर जो है वो हलाक हो गया या कत्ल हो गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बुरे दिन ज़रूर इसराइल के चल रहे हैं। जो उन्होंने दुनिया भर पर अपना राज करने का ख्वाब देखा या हमले करने की उन्होंने धमकियाँ लगाई और कहा कि हम सब कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इस वक्त वो खुद मुश्किलात का शिकार है, मुश्किलात से दो चार हैं और उनको मुंह की खानी पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली व्लॉग में भी और उससे पहले भी मैं आपको बताता रहा हूं कि साइबर हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, और वो अभी तक उनको नाज़रीन रोकने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम है। ये हमले कौन करता है, क्यों करता है, क्यों इसराइल का जो साइबर नेटवर्क है वो इतना कमज़ोर है कि कोई भी चाहे उनकी जो खुफिया साइट्स हैं उनको भी टारगेट कर लेता है, उनकी जो बड़ी अहम वेबसाइट्स हैं उनको भी निशाना बनाता है, और बहुत सारी कंपनीज इसकी जद में जो है हम देखते हैं हर रोज़ हमें आती नज़र आती हैं। इस बार भी एक बड़ा साइबर हमला हुआ है इसराइल के ऊपर, और जो कंपनी है इस बार वो है टेनोवा कंपनी। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि टेनोवा कंपनी एक बहुत ही अहम कंपनी है, क्योंकि ये वो कंपनी है इसराइल की जो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। अब जदीद टेक्नोलॉजी से आपको मालूम है कि मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा होता है, बहुत सारी असास चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत सारी आने वाली चीज़ों पर काम किया जा रहा होता है। तो उस कंपनी को नाज़रीन टारगेट किया गया, साइबर हमला किया गया। जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे उनको उन पर ये साइबर हमला हुआ और उनके सेंट्रल जो थे सिस्टम वो उसके आगे नाकाम साबित हो गए और इन्होंने उसको तस्लीम कर लिया। इसकी तस्दीक भी कर दी इसराइल की साइबर सिक्योरिटी काउंसिल ने कि बिल्कुल हमला हुआ है और उस हमले को हमने रोकने की जो है वो कोशिश भी भरपूर की है। लेकिन किसी ने अभी तक नाज़रीन एडमिट नहीं किया कि आखिर ये हमला किया किसने है और क्यों किया है और कितना नुकसान है उसको यकीनी तौर पर छुपाया जा रहा है। लेकिन इसराइल के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं 1 मिनट के अंदर ये अपडेट कर दूं कि इसराइल में नाज़रीन इस वक्त जो है वो एहतजाज चल रहा है। लाखों लोग सड़कों पे आए और अभी भी उस एहतजाज के अंदर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उसने टेम्परेरी तौर पर तो उनको रिलीव करने की कोशिश की है, लेकिन जो बगावत थी वहाँ पर, जो वहाँ पर एक मुखालिफिन का बड़ा धड़ा बनना था वो वहाँ पर बन चुका है। और तमाम लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और मानते हैं, जानते हैं कि नेतन्याहू किस कदर एक्सट्रीम सोच रखता है और वो क्या करने जा रहा है, और वहाँ की वो अदलिया को तिगनी का नाच नचाना चाहता है और वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की उसने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम साबित हो गई। फिर वो जब अपने दुश्मन की जानिब देखते हैं, वो उनका दुश्मन जो है ईरान, वो देखते हैं कि वो हर नए दिन के साथ एक स्टेप आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बेहतर जा रहा है, तरक्की करता चला जा रहा है, और वो अपने दीगर ममालिक के साथ जो मरासिम है उसको मज़ीद मजबूत बना रहा है और हालात उसके जो है वो बेहतर होते चले जा रहे हैं। और अभी सऊदी अरबिया के साथ जो कुछ हुआ है ईरान को लेकर, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो मगरबी धड़े को और ख़ास तौर पे इसराइल को उसकी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम तकलीफ़ वो नज़र आ रही है। कल की खबर जो मैंने आपको बताया था कि आला साबिक अफसर जो है वो हलाक हुआ है मोसाद का, उस पर इसराइल ने रिस्पॉन्ड किया है, उस पर उन्होंने खामोशी फाइनली तोड़ दी है। जो डिटेल्स मेरे सामने हैं उस बंदे की जो शनाख्त थी वो हो चुकी है, उसका नाम जिसको हाइड रखा गया उसको उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है और बताया गया है कि ये एक सीनियर अफसर था, साबिक आला अफसर था मोसाद का, खुफिया एजेंसी का। इसका नाम है अर्स शामून और इसकी उम्र तकरीबन 50 साल के राउंड बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है इसराइल की जानिब से कि ये शख्स वहाँ पर इटली में डूब कर जाँ भाग हुआ है। कश्ती वहाँ पर उलट गई और वेदर का बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम था। वेदर के आने के बाद कश्ती उलट गई और वो जो है वो डूब कर जो है वो हलाक हो गया। लेकिन इस पर मैंने आपको बताया कि कोई वेदर अलर्ट जारी नहीं किया गया था, कोई इस हवाले से प्रेडिक्शन नहीं थी कि वेदर का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कहा गया है और इटली ने भी ऐसा रिपोर्ट किया कि हाँ जी ऐसा ही हुआ है। न्यूज़ ये भी आ रही है मुझ तक और जो मैंने पढ़ी है आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा, इस शख्स के अलावा 2 और खुफिया जासूस भी इसके अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। इस शख्स, इसका नाम मैंने आपको बताया अर्स शामून, इसके अलावा भी 2 जासूस जाँ भाग हुए हैं, जबकि जो शिप का ओनर था जिसकी कश्ती थी उसकी वाइफ के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी जाँ भाग हो चुकी है, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि उसके पास खुफिया दस्तावेज़ात मौजूद थी और बहुत ही हसास किस्म की वो दस्तावेज़ात थी। उसके पास क्या कर रही थी वो दस्तावेज़ात, इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ख़बरें सामने आ रही हैं। और भी कुछ खबरें ऐसी हैं जो इस वक्त अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। जैसे ही वो मुझ तक उनकी कन्फर्मेशन हो जाएगी मैं इसको स्टडी
کروں گا, آپ کے سامنے رکھوں گا, اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا میں کہ اسرائیل کس طرح سے اس پورے معاملے پر آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے, کیونکہ جس کو یہ حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے متضاد رائے سامنے آ رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ حادثہ نہیں تھا, یہ کچھ اور کہانی ہے جس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے جو باقی اہلکار تھے وہاں پر, جو باقی آفیسرز تھے, وہ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں, ان کی حالت بھی بڑی کریٹیکل ہے, لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ شپ کے ذریعے وہاں سے نکل گئے تھے اور جہاز پکڑ کے واپس وہ اپنے ملک اسرائیل جا چکے ہیں. لیکن کنفیوژنز آر اسٹل دیئر, کیونکہ اس پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ رپورٹنگ کی جا رہی ہے. لیکن یہ معاملہ بہت حساس ہے, بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اسرائیل کو ایک بہت بڑا دھچکا ضرور لگا ہے. جو بھی خبریں ہوں گی, جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھا جائے گا. خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.